हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज शुरू करते हैं क्लास 10th का इकाई नंबर 3 प्राकृतिक घटनाएं। और इस इकाई के अंतर्गत हमने जो चैप्टर लिया है वो है अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि आपका ये परिवार बढ़ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको इस अध्याय में जानना है, बेसिक चीज़ें पहले समझिए, उसके बाद इस चैप्टर में जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन पर चर्चा हम करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज़ हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। व्हाट इज़ लाइट? प्रकाश क्या होता है? व्हाट इज़ लाइट, यानी कि लाइट प्रकाश से आप सभी लोग बिल्कुल भली भांति परिचित हैं। ऐसा तो कोई नहीं है जिसके लाइफ में कभी प्रकाश दिखाई ना दिया हो। प्रकाश तो हमेशा होता ही है। चलिए, प्रकाश की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि बन करके आती है, एक कॉन्सेप्ट बन करके आता है कि प्रकाश एक ऐसी चीज़ है, वस्तु है या फिर एनर्जी है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, क्या बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? कदापि नहीं। तो देखिए, प्रकाश को हम क्या कह सकते हैं? क्या कोई वस्तु है प्रकाश? नहीं, प्रकाश कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि इसे हम कहीं रख नहीं सकते। ठीक है, प्रकाश एक एनर्जी है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। ऐसी ऊर्जा, भाई ऊर्जा तो बहुत टाइप की होती हैं, बहुत सारी ऊर्जा होती हैं। प्रकाश उसमें से एक ऊर्जा है। जैसे कि यांत्रिक मशीनें ऊर्जा प्राप्त करती हैं ईंधन से, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। तो इस तरह से तमाम तरह की ऊर्जा के फॉर्म्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये एनर्जी है इसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा यानी कि जो प्रकाश है वो एक एनर्जी का फॉर्म है, ऊर्जा का एक स्रोत है ये, या एक ऊर्जा ही है, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए, तो प्रकाश एक एनर्जी है और ऐसी एनर्जी है जो हमारी आँखों को संवेदना देती है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी एनर्जी होती है, जैसे मान लिया टेम्परेचर क्या होता है? आपके आसपास अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको महसूस होता है कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। आपको हीट महसूस होगी, तो होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो इस तरह से प्रकाश यहाँ पे एक एनर्जी है। बिल्कुल हम इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जो आँखों में संवेदना उत्पन्न करता है। अच्छा, प्रकाश वो ऊर्जा है जो आँखों में संवेदना उत्पन्न करता है। क्या प्रकाश सिर्फ और सिर्फ आँखों में ही संवेदना उत्पन्न करेगा? ऐसा नहीं है। प्रकाश आपके त्वचा के किसी भी पार्ट पे गिरेगा, प्रकाश की किरणें किसी भी पार्ट पे गिरेंगी आपके त्वचा की,
तो आपको एहसास होगा, अभी धूप में निकलते हैं आप तो आपको लगता है कि कुछ हीटिंग महसूस होती है। तो इस तरह से संवेदना आपकी पूरी त्वचा में भी ये आपको महसूस हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आँखों में संवेदना इसलिए क्योंकि प्रकाश का यहाँ पे मुख्य जो वर्क होता है, जो काम होता है, चीज़ों को देखने के लिए होता है। ठीक है, आँखों के अलावा यहाँ हम त्वचा को भी लिख सकते हैं। तो प्रकाश वो ऊर्जा है जो आँखों में संवेदना उत्पन्न करता है। ये बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन है। अच्छा, प्रकाश ऊर्जा हो गया। ठीक है, चलिए, प्रकाश के कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने रूप होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश, लाइट, अभी तक आप सिर्फ प्रकाश को प्रकाश ही समझते रहे होंगे। हालांकि हो सकता है कि आपको पता हो कि प्रकाश को हम और भी कई रूपों में देख सकते हैं। जैसे प्रकाश को एक रूप तो हम प्रकाश को सिर्फ और सिर्फ प्रकाश समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? प्रकाश समझ सकते हैं। दूसरा इसका जो रूप हो सकता है, तरंग रूप हो सकता है। ये इसको हम लिख सकते हैं प्रकाश प्रकृति, इसको हम तरंग प्रकृति के रूप में समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकाश को हम कण प्रकृति के रूप में देख सकते हैं। एक बहुत ही मुख्य इसका जो गुण है ये है, अच्छा ठीक है, बस इसको आप 3 ही पार्ट में देखिए, क्योंकि अगर हम प्रकाश के द्विक प्रकृति की बात करेंगे तो उसमें कण और तरंग दोनों आ जाएगा। हालांकि वो भी है, लेकिन बस आप इन 3 चीज़ों को समझिए। प्रकाश को प्रकाश के रूप में, प्रकाश को तरंग के रूप में, प्रकाश को कण के रूप में। प्रकाश को जब हम प्रकाश के रूप में देखते हैं तो इसमें परावर्तन पढ़ते हैं, इसमें अपवर्तन पढ़ते हैं, इसमें परकिरणन पढ़ते हैं, और इसी में आप देखते हैं प्रकाशिक तंतु, एक तंतुवत रचना होती है जिसका उपयोग मेडिकल साइंस में किया जाता है आंतरिक अंगों को देखने के लिए, और उसके अन्य भी उपयोग होते हैं। चलिए, तो परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, और प्रकाश का परकिरणन हो गया। चलिए, जब हम प्रकाश के तरंग रूप में आते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण होता है। क्या होता है? प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण होता है। प्रकाश तरंगों का विवर्तन भी होता है। क्या होता है? विवर्तन भी होता है। कण रूप में जब आते हैं तो प्रकाश को यहाँ पर फोटॉन भी नाम देते हैं, प्रकाश के कण को फोटॉन भी कहते हैं, इसी को क्वांटा भी कहते हैं, क्वांटा भी कहते हैं। अच्छा, फोटॉन की जब भी बात करेंगे, फोटॉन शब्द मेनली यूज हुआ है फिजिक्स के अंदर, और फिजिक्स में अगर हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में फोटॉन शब्द से पढ़ते हैं। और फिजिक्स में आप ये प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और परिक्रमण भी पढ़ते हैं। फिजिक्स में भी आता है फोटॉन, फिजिक्स में भी आता है, ये केमिस्ट्री में भी आता है। अच्छा, आने के लिए तो प्रकाश भी आता है, लेकिन फोटॉन शब्द का जो यूज है ज़्यादातर फिजिक्स और केमिस्ट्री में करते हैं। क्वांटा, क्वांटा प्रकाश का एक रूप होता है या प्रकाश ही है। इसको अधिकतर देखा जाता है कि बायोलॉजी में जब भी प्रकाश के कण की बात होती है तो वहाँ पे इसको क्वांटा कह देते हैं। ठीक है, फोटॉन प्रकाश का ही रूप है या प्रकाश ही है, और इस फोटॉन में एनर्जी होती है। ये ऊर्जा के कण होते हैं, ऊर्जा के पैकेट होते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई प्रकाश की प्रकृति के बारे में कि कितने टाइप्स के होते हैं। प्रकाश का टाइप एक ही होता है, प्रकाश तो प्रकाश ही है, लेकिन बस ये हम कह रहे हैं कि प्रकाश को आप और किस रूप में देखते हैं। चलिए, प्रकाश, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा थी जो हमारे नेत्रों को संवेदना
प्रदान करती है, जिससे कि हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को जब भी हम देखते हैं तो वस्तुएं दो तरह की होती हैं, वस्तुएं दो तरह की होती हैं, दो तरह की वस्तुएं होती हैं। एक हो सकती है वस्तु आपकी प्रदीप्त, और एक हो सकती है अप्रदीप्त, अप्रदीप्त हो सकती है, दो टाइप की। इससे बोलते हैं ल्यूमिनियस और ये होती है नॉन ल्यूमिनियस। इसी को अप्रदीप्त या इसी को अदीप्त भी बोला करते हैं, अदीप्त, दोनों नाम एक ही हैं। चलिए, तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल आसान हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़ा जाता है। प्रदीप्त ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे अच्छा ये इनमें स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अदीप्त में क्या हो जाएगा, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अच्छा एग्जाम्पल देखें तो इसमें जैसे सूर्य हो गया, तारे होंगे और टार्च, मोमबत्ती, मोमबत्ती आदि, ये अदीप्त, ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अदीप्त में देखते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, चंद्रमा, चंद्रमा, कुर्सी, मेज, किताब आदि। चलिए, तो देखिए कुछ वस्तुएं होती हैं प्रदीप्त, कुछ होती हैं अदीप्त, तो ये बिल्कुल आसान है। आप देखते हैं कि स्वयं का प्रकाश जिसमें होता है वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, ल्यूमिनियस कहलाती हैं, और जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वे नॉन ल्यूमिनियस होती हैं, यानी कि अदीप्त या अप्रदीप्त होती हैं। तो जैसे चंद्रमा, कुर्सी, मेज, किताब आदि। इधर देखिए सूर्य, तारे, टार्च, मोमबत्ती इत्यादि। तो ये बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाइए, प्रकाश के गुण देखिए, प्रकाश के गुण देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में आप ये जानेंगे कि प्रकाश के कितने और किस टाइप के गुण होते हैं। गुण का मतलब कि प्रकाश के कौन कौन से विशेष लक्षण हो सकते हैं, किसी चीज़ को पहचानने के लिए उसके कुछ लक्षण होते हैं। तो प्रकाश के भी कुछ लक्षण या उसके गुण हैं, इन पर चर्चा करते हैं। देखिए प्रकाश, यहाँ से देख लीजिए, प्रकाश, पहली चीज़ प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका सूरज है और यहाँ पे अगर लाइट आएगी तो बिल्कुल सीधे आएगी, बिल्कुल सीधे लाइट आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है। अगर यहाँ पे आप कोई अवरोधक रख दें, ऐसे हमने यहाँ पे कोई अवरोधक रख दिया, वो प्रकाश यहाँ से टकरा गया, टकरा करके
वापस यहाँ पे हमने एक और अवरोधक लगा दिया, यहाँ टकराएगा, यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ निकल जाएगा। तो देखिए प्रकाश टकराने के बाद में यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अभी आगे समझेंगे कि परावर्तन क्या होता है। तो यहाँ से देखिए प्रकाश यहाँ टकराने के बाद में वापस किसी दूसरे सतह पे टकराया, उसके बाद ये पुनः उसी सीधी रेखा में गति करने लगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रकाश कैसे सरल रेखा में गति कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, ज़रा इसको समझ लेते हैं। हालांकि आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे। एक होता है विद्युत, एक इसमें चुंबक भी जुड़ा हुआ है, दो शब्द हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग, तो तरंग तो आप समझ ही रहे हैं, मैंने कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में भी होता है। तो तरंग से आप समझ रहे हैं कि तरंग प्रकाश के लिए बात हो रही है। तो अब इस शब्द का मतलब समझिएगा, जो प्रकाश है उस प्रकाश के गमन के लिए दो फील्ड होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है मैग्नेटिज्म। अब ये क्या चीज़ है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में दो फील्ड हैं, एक आपका मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबक हो गया और दूसरा आपका जो है विद्युत हो गया, ठीक है। तो प्रकाश की जो प्रॉपर्टी होगी वो विद्युत चुंबकीय जो फील्ड बनेगा, विद्युत चुंबकीय जो फील्ड बनेगा उस फील्ड के बराबर होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति है वो विद्युत चुंबकीय है। जिस प्रकार का फील्ड, जिस प्रकार का क्षेत्र बनता है चुंबक और इलेक्ट्रिसिटी के पास पास होने पर, या फिर इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी स्थान पे इलेक्ट्रिसिटी और चुंबक दोनों मौजूद है तो वहाँ पे जिस प्रकार की वेव या तरंग उत्पन्न होगी वो विद्युत चुंबकीय तरंग होगी, ठीक है। अच्छा, समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, इसको आप उच्च कक्षाओं में समझेंगे डिटेल में, अभी आपके लिए हाई हो जाएगा। बस आप इतना समझिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। नेक्स्ट, प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, किसी प्रकाश की गमन, किसी का एक ही प्रकाश होता है यार, प्रकाश की गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसको ऐसे समझिए कि जो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप जानते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है भैया? 3.0 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। एक चीज़ यहाँ समझिएगा, एक शब्द आया है निर्वात। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर वायु ना हो, लेकिन जब भी आप सवाल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये निर्वात नहीं कहेगा, कह देगा कि वायु में प्रकाश की चाल
3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ये जो है वायु की बात करें और चाहे निर्वात की बात करें, निर्वात शब्द से आप इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ये 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है प्रकाश की, ये निर्वात के लिए भी है, और यही जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वायु के लिए भी आपको यही लिखना होगा। ठीक है, ये बात हो गई है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश, अच्छा श्वेत प्रकाश लिख लेते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और ये किस रूप में होते हैं? आप जानते हैं विबग्योर 7 रंग होते हैं। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि ये प्रकाश किस प्रकार से अपनी गुण प्रदर्शित कर रहा है। अच्छा, इसमें अभी आप पढ़ेंगे परावर्तन, हालांकि उसको तो आप समझते ही। प्रकाश जो होता है किसी चमकदार पृष्ठ से टकराता है और उस घटना को नाम देते हैं परावर्तन। तो उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भैया, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी में प्रकाश किरण। क्या है? प्रकाश किरण। चलिए प्रकाश किरण को देख लेते हैं। प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। चलिए अच्छा, इसको मिटाते हैं। मान लीजिए एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। प्रकाश यहाँ से यहाँ तक जाता है, प्रकाश यहाँ से यहाँ तक जाता है। प्रकाश की ये मान लीजिए बीम है, या ये प्रकाश का मार्ग है। ये प्रकाश का क्या है? ए बी प्रकाश का मार्ग है। मान लीजिए यहाँ से आप टार्च जला रहे हैं, बिल्कुल टार्च तो देखा ही होगा। टार्च में खटका लगा देते हैं भैया। टार्च एवर रेडी की है। ठीक है, तो आप इसमें जब भी टार्च से लाइट मारेंगे तो प्रकाश का एक मार्ग बन करके आएगा, प्रकाश का एक मार्ग बन करके आएगा। अब देखिएगा, ये जो मार्ग है प्रकाश का, ये जो मार्ग है, इस मार्ग में बहुत सारा प्रकाश होता है। तो हम इसकी किसी एक बीम की बात कर लें। एक बीम का मतलब हुआ कि प्रकाश तो किसी टार्च से जब प्रकाश निकलता है तो एक पुंज के रूप में होता है, लेकिन हम उसके किसी एक किरण की बात करते हैं। तो प्रकाश जिस बिंदु से चलकर किसी दूसरे बिंदु तक जाता है, तो उसके उस मार्ग को, ये एक मार्ग है ए बी, प्रकाश का मार्ग है, और यही जो प्रकाश का मार्ग है यही प्रकाश किरण है, यही प्रकाश किरण है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, प्रकाश जिस किसी बिंदु से चलकर किसी बिंदु तक पहुंचता है उसके उस मार्ग को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको चाहो तो लिख लीजिए, लिख दे रहे हैं। प्रकाश जिस बिंदु से चलकर किसी बिंदु तक जाता है प्रकाश जिस बिंदु से चलकर किसी बिंदु तक जाता है, तो उसके मार्ग को ही प्रकाश किरण कहते हैं।
प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कभी कभी एग्जाम में आता है, क्योंकि एनसीईआरटी का ये शब्द है प्रकाश किरण, और इसी में एक जुड़ा हुआ है प्रकाश पुंज। तो उसको देख लेते हैं, प्रकाश पुंज क्या होता है। प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज की बात करते हैं। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज की बात करते हैं। चलिए देखिए, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। यहाँ से हमने प्रकाश को, एक स्रोत है, प्रकाश स्रोत है मान लीजिए, और प्रकाश स्रोत से प्रकाश को यहाँ पे डाला गया। जब भी प्रकाश हम किसी स्रोत से डालते हैं किसी लक्ष्य पे, तो बहुत सारी प्रकाश किरणें वहाँ पे जाती हैं, और ये प्रकाश किरणों का एक समूह बन जाता है। क्या बन जाता है? समूह बन जाता है। तो प्रकाश किरणों के इस समूह को, ये जो समूह है, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरणों के इस समूह को क्या कह देंगे? प्रकाश किरणों के इस समूह को हम कह देंगे प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज कहेंगे। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहेंगे। क्लियर? तो बस ये बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, इनको आप समझ लीजिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश के जो पुंज हैं वो कितने टाइप के होते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में ये प्रकाश के पुंज के टाइप डिस्कस नहीं किए गए हैं, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट का समय दीजिए और उसको भी आप समझ लीजिए। सवाल आपके कंपटीशन लेवल में आता है, पॉलिटेक्निक वगैरह अगर आप करते हैं तो उसमें वो ज़रूरी है। चलिए, प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज, ये 3 टाइप के होते हैं। कितने भैया? 3 टाइप के प्रकाश किरण पुंज होते हैं। पहला है अभिसारी, दूसरा अपसारी, और नेक्स्ट समांतर। चलिए देखिए, अभिसारी, अपसारी और समांतर, ये 3 टाइप के प्रकाश किरण पुंज होते हैं। तो तीनों को बस फिगर से देख लीजिए। अभिसारी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे प्रकाश की किरणें हैं और वो आकर किसी एक स्थान पर मिल रही हैं। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, इस तरह से बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु O पर मिल रही हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रकाश किरणें हैं जो किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं। इस प्रकार का जो किरण पुंज होगा वो क्या कहलाएगा? अभिसारी कहलाएगा। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट लाइट बीम। नेक्स्ट है अपसारी, जस्ट इसी का उल्टा रहेगा। तो किसी बिंदु से बहुत सारी प्रकाश किरणें बाहर की ओर विसरित हो रही हैं। ये देखिए, देखिए एक बिंदु O है, इस O से बहुत सारी प्रकाश किरणें बाहर की ओर निकल रही हैं। इस टाइप का जो भी किरणपुंज होगा वो अपसारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपसारी कहलाएगा। नेक्स्ट है समांतर। अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जेंट, इसको बोलते हैं पैरेलल। चलिए, तो ये देख लीजिए, ये तो बिल्कुल आसान है। बिल्कुल देखिए, समांतर किरणपुंज जब जाएंगे, जब बहुत सारी किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करेंगी, तब उन्हें कहेंगे समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, ये तो 3 बातें हो गई, अभिसारी, अपसारी और समांतर। बिल्कुल आसान है, बस इसको आप डायग्राम ऐसे बना लीजिए। और कभी कभी सवाल यहाँ से आता है, पूछ लेता है कि प्रकाश किरण पुंज कितने टाइप के होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं ऑप्शन दे देगा। तो इनमें से तीनों रहेंगे, बाकी जो रहेगा वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का
परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए बिल्कुल आप इसको डायग्राम से देखिएगा। एक समतल सतह है, एक समतल सतह है जिसके एक और पॉलिश की गई है, M1 M2 एक समतल सतह है जिसके निचले तरफ खुरदरा किया गया है, पॉलिश है। इस प्रकार की पॉलिश है कि प्रकाश बाहर निकल ना पाए। अगर मान लीजिए हम इस पर डालते हैं प्रकाश की बीम तो वो निकल करके बाहर न जाने पाए। इसका जो ये सतह है ये पॉलिशदार है, चमकीला है, और जैसे ही हम यहाँ पर प्रकाश की कोई किरण डालेंगे, प्रकाश की कोई किरण यहाँ पे ऐसे डालेंगे तो ये आने के बाद तुरंत यहाँ से परावर्तित हो जाएगी ऊपर की ओर। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ से A और O एक प्रकाश किरण डाली, टकराई और टकराने के बाद वापस लौट गई और ये हमारी हो गई B किरण। तो जहाँ से ये दोनों किरणें जिस बिंदु से होकर के ये टकराती हैं, जहाँ से ये परावर्तित होती हैं, उसी बिंदु पर हम लंबवत एक काल्पनिक रेखा को मानते हैं, काल्पनिक रेखा को मानते हैं, और ये हम नाम देते हैं अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब को अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल। चलिए, ये जो आपतित किरण है यानी कि AO, ये इसको नाम देते हैं आपतित किरण, और जो परावर्तन के पश्चात बाहर की ओर निकल रही है, वापस जा रही है, उसे नाम देते हैं परावर्तित किरण, इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। चलिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट एंगल होता है। कौन सा होता है? इंसिडेंट एंगल होता है, I फॉर इंसिडेंट। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एंगल बनता है वो R होता है, R फॉर रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो ये देखिए, अब इसकी डेफिनेशन को समझ लीजिए। जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार तल पर टकराता है तो टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और प्रकाश की इस तरह टकरा कर वापस लौटने की जो घटना है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो डेफिनेशन को लिख लेते हैं। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकनी तल पर टकराता है तब प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, प्रकाश के इस प्रकार टकरा कर लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बिल्कुल आसान है, कुछ भी कठिन इसमें नहीं है। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल से टकराता है तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और प्रकाश के इस प्रकार टकरा कर लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, वेरी सिंपल सी डेफिनेशन है।
अच्छा, यहाँ पे थोड़ा समझिए कि जो ये प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का जो परावर्तन है, परावर्तन जो शब्द यहाँ पे यूज हुआ है, क्या परावर्तन सिर्फ प्रकाश में ही होता है? क्या परावर्तन सिर्फ प्रकाश में होता है? नहीं, परावर्तन किसी भी वस्तु में हो सकता है। आप गेंद को किसी दीवार से फेंकी तो वापस लौट करके आती है, आती कि नहीं आती? तो वो भी एक परावर्तन ही है। और परावर्तन कई सारी तरंगों में होता है, जितनी टाइप की तरंगें होती हैं, किसी वस्तु में हो सकता है, लेकिन ये विशेष परावर्तन प्रकाश के लिए है, इसीलिए नाम दिया गया है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हो गई प्रकाश के परावर्तन की ये परिभाषा है। अब देखिए कि इस परावर्तन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। पहली चीज़ यहाँ देखिए तो AO क्या है? इस परावर्तन की घटना में AO आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण है। और OB क्या है? परावर्तित किरण है। ठीक है, OB क्या है? परावर्तित किरण है। अच्छा, ON क्या है? ON अभिलंब है। अभिलंब है। अच्छा, अभिलंब जो होता है ना, ये काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। यहाँ देखिए, आपतित किरण हुआ अभिलंब के बीच जो कोण है, वो कोण है क्या? I है। इसे आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट इसी में देख लीजिए, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच कोण क्या है? कोण R है। इसी को बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ये जो 5 बातें लिखी हुई हैं, इनमें भी सवाल आते हैं। यहाँ से सवाल जो आते हैं उनको अभी आपको दिखा देते हैं, बस थोड़ा सा वेट करिए। अच्छा, परावर्तन की घटना तो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इसी में आप देखते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन है उसके कुछ नियम बताए गए हैं। जो नियम बताए गए हैं उन नियम को भी समझ लेते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं भैया? 2 नियम हैं। 2 नियम हैं। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है? फर्स्ट नियम, जो फर्स्ट लॉ है, वो ये कहता है कि परावर्तन की घटना में जो आपतित किरण है, आपतित किरण है, और जो परावर्तित किरण है, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये जो तीनों हैं एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना? देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल या एक ही माध्यम, इसको कह सकते हैं। एक ही तल या माध्यम में होते हैं। ठीक है,
क्योंकि माध्यम भी चेंज नहीं हो रहा। देखो ये माध्यम अगर 1 है और ये माध्यम अगर 2 है तो क्या प्रकाश इस माध्यम से इस माध्यम में आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि उसी माध्यम में ये रह जाता है। ठीक है, ये आपका आपतन बिंदु है। ये क्या है? आपतन बिंदु है ये। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इसमें जो नियम है वो देख लेते हैं हमसे तुरंत। चलिए नेक्स्ट है इसमें नियम, कह रहा है कि आपतन कोण, यानी कि आपतन कोण का मतलब ये हुआ कि आई की बात कर रहा है, तथा परावर्तन कोण R बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, ये अगर बराबर होंगे तो साइन, अभी साइन इसमें नहीं है, सॉरी। ठीक है, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R यदि बराबर हैं तो कोण I बराबर क्या होगा? कोण R होगा। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, अच्छा इसमें एक सवाल जो बनता है उस सवाल को नोट कर लीजिए, यहीं लिख लीजिए। चलिए नोट डाल करके एक पॉइंट यहाँ पे आपको हम नोट लिखा देते हैं कि परावर्तन से जो सवाल बना करता है। अच्छा मान लीजिए ये जो आपतित किरण है, कौन सी आपतित किरण, ये तिरछा न होकर के सीधी आ जाए। सीधी का मतलब ये हुआ कि परावर्तक पृष्ठ पे ये अभिलंबवत गिरे। नोट का पहला पॉइंट है, यदि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब हो, अभिलंबवत या अभिलंबवत कर लें इसको, अभिलंबवत हो, तो अगर ये सीधे ऐसे गिरेगी तो हमारा जो आई होगा अभिलंब के बीच बिल्कुल अभिलंब और आपतित किरण और अभिलंब दोनों एक ही लाइन पे हो जाएंगे, इसलिए जो हमारा एंगल आई होगा वो 0 होगा। और अगर एंगल आई है 0 तब आर भी हो जाएगा 0। इस केस में यही पूछता है, सवाल पूछेगा कि परावर्तन की घटना में यदि जो आपतित किरण है वो 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे नहीं, वो कह दे सवाल दे दे आपको, यदि आपको सवाल दे दिया जाए उस और कहा जाए कि परावर्तन की घटना में जो आपतित किरण है वो परावर्तक पृष्ठ पे अभिलंबवत है, तो आपतन कोण कितना होगा? 0 होगा। और उसी केस में परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ इसमें जो कभी कभी पूछ लेता भैया कि परावर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि माध्यम चेंज नहीं हो रहा है। अगर माध्यम चेंज होता तब तो चेंज हो सकता था, लेकिन यहाँ पे माध्यम जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो प्रकाश की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ठीक है, ये परावर्तन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि परावर्तन से संबंधित कैसे सवाल आते हैं, और आगे देखेंगे कि प्रकाश की किरण से किस प्रकार से और कितने टाइप की आरेख खींचते हैं, और ये भी देखेंगे कि दर्पण क्या होता है, और साथ में देखेंगे कि समतल दर्पण में कैसे परावर्तन की घटना होती है। हालांकि ये समतल दर्पण ही है, ये क्या है? समतल दर्पण ही है, क्योंकि ये समतल रेखा है, समतल पृष्ठ है, और एक तरफ हमने पॉलिश कर दिया है, तो इसका मतलब ये समतल दर्पण बन गया। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को देखिए और दूसरों को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब
करवाइए और करिए भी। ठीक है, धन्यवाद।